हेलो क्लास 12th। आज हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर से आ गए हैं। जैसा कि आप लोग अगर हमारा पिछला लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर, इसके पहले का लेक्चर आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हम लोग द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की बात करे थे। आज हम लोग सेम टॉपिक फिर से लेके आ गए हैं, बट अंतर यह है कि आज हम लोग जहां पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो अक्षीय स्थिति नहीं होके वो निरक्षीय स्थिति होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको जानना है कि निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो इसको थोड़ा यहां पे हम चाहेंगे कि आप लोग डायग्राम पहले बना लीजिए। जैसे देखिए, हम सबसे पहले बनाएंगे द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो आवेश, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली रेखा या इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो हमारी होगी 2a। अब देखिए, इन दोनों के मध्य बिंदु से, मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत ली गई दूरी को ही हम लोग लंबवत दूरी पर कोई दूरी को हम निरक्षीय रेखा बोलेंगे। ये देखिएगा, इसके लंबवत, इसके मध्य बिंदु से लंबवत ली गई दूरी को ही हम लोग, जैसे यहां की हम बात करें तो हम यहां पे अगर निकालेंगे तो यही हमारा निरक्षीय रेखा है। ये रेखा हमारी निरक्षीय है और निरक्षीय रेखा पे कोई भी दूरी पे जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वही हमारा विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने का नियम होगा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है। देखिए, मेन चीज अब शुरू होगी, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करिए। लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत ली गई रेखा को हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे ये क्लियर कर दिया कि निरक्षीय रेखा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंबवत जो रेखा होती है उसको हम निरक्षीय रेखा लेंगे। ठीक है, अब इस बिंदु को कोई हम नाम दे दें, इसको O दे देते हैं, इसको हम P देते हैं। निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु अब देखिए, हम ये डिसाइड हमको करना है कि हम बिंदु को क्या नाम दें। तो हमने P दे दिया है, और जो बिंदु की यहां से जो दूरी है इसको हम क्या मान लें? इसको हम A मानते हैं। आधा ये A हो जाएगा, आधा ये A हो जाएगा, 2A हटा देते हैं, A ये हो गया। इसको हम R मान लेते हैं। बोलिए सही है? कोई बिंदु P मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। अब ये जो O है P से कितनी दूरी, जो P है वो O से कितनी दूरी पे है? वो R दूरी पे है। और हमें जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो इसी P पे निकालना है। जो विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है बच्चा, वो हमको किस पे ज्ञात करना है? इस P पे।
तो लिखिए हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए यहां से हमारा मेन चीज शुरू होगा। इतना चीज लिखवा दिया क्योंकि इतना चीज हमको बताना था कैसे क्या होगा। बोले क्लियर है? पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए क्योंकि ये तो बस लिखना था। अब मेन तो निरूपण अब शुरू होगा। चलिए ये चीज क्लियर है। अब हम अगर बिंदु P पे निकालना है तो हम इस -q जो आवेश है उसके कारण अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और +q जो है उसके कारण अलग उत्पन्न होगा। तो हम मान लेते हैं -q आवेश के द्वारा E1 विद्युत क्षेत्र होगा। इसको थोड़ा नीचे लिखें क्योंकि अभी यहां पे हमको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। होगा तो -q के कारण जो आवेश होगा वो क्या होगा? E1 होगा। E1 कितना होगा देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया। अब ये जो है इस बिंदु पे सीधा विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे किधर लगाएगा? देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो -E जो होगा वो इसकी तरफ होगा। सॉरी -E बोल रहे हैं। E1 जो होगा E1 एक मिनट लिख देते हैं फिर से। E1 जो होगा किसकी तरफ होगा? इसकी तरफ होगा। अब E1 क्या होगा ये भी बताते हैं। तो E1 जो होता है KQ अपॉन जो दूरी है, और दूरी क्या है? AP। बोलिए AP है दूरी, कोई दिक्कत? अब देखिए ये त्रिभुज है, ये P है, ये O है, ये A है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? R है, ये हमारा क्या है? A है। तो ये क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस लगेगा। R² प्लस A², यही होगा। पाइथागोरस से लगाएंगे तो यही आएगा। तो ये क्या होगा? AP का होल स्क्वायर, इसके बाद KQ AP, तो √R² प्लस A² का होल स्क्वायर, जिसको हम और कायदे से लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KQ अपॉन R² प्लस A²। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये हमने किसके कारण निकाला? -q के कारण। अब हमें क्या निकालना है? +q के कारण, क्योंकि यहाँ पे दो आवेश हैं। दो के दोनों आवेश अपने अलग अलग विद्युत क्षेत्र देंगे और इसके कारण निकाल लेंगे, फिर इसके कारण निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अध्यारोपण सिद्धांत लगा देंगे। चलिए अब +q आवेश के कारण E2 विद्युत क्षेत्र होगा। अब E2 का क्या होगा? KQ अपॉन, जैसे यहां पे AP था तो यहां पे PB हो जाएगा। PB का स्क्वायर। और भैया अगर आप लोग फिर से इसको भी करेंगे तो पाइथागोरस से आएगा वही, √R² A² का होल स्क्वायर।
बोलो बात क्लियर है? वही चीज आ गया। तो E1 E2 देखिए एक बात समझिए, ये जो आवेश है प्लस Q या माइनस Q, दो के दोनों है तो सेम, दो के दोनों है कैसे सेम है। तो देखिए उनका जो आवेश आएगा या जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो दो के दोनों का बराबर आएगा। अंतर कहां आएगा? अंतर उसके दिशा में आएगा। चलिए आइए दिशा देखते हैं। देखिए ये माइनस Q था और यहाँ पे जो प्रेक्षण आवेश होता है वो हमेशा, परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होगा। तो माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ। अब आप कहेंगे सर ये क्यों इधर नहीं जा रहा है? तो आपको पहले ही बताया गया कि परीक्षण आवेश जो होता है वो इतना छोटा होता है कि वो कहीं नहीं जा सकता है, वो दूसरे की तरफ जाएगा, उसकी तरफ कोई नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है। आपको ये पहले बताया गया था कि जब भी किसी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, जब भी किसी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो वहां परीक्षण आवेश लाना ही पड़ेगा। बिना परीक्षण आवेश के हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और परीक्षण आवेश जो होगा वो हमेशा प्लस में होगा, कभी भी वो माइनस में नहीं होगा। तो इसकी दिशा कुछ इस तरफ। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। देखिए अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वो किसकी तरफ हो जाएगा? वो बाहर की तरफ हो जाएगा। बोलो बोलो, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। हो रहा है? हाँ सब कुछ क्लियर है, सब दिख भी रहा है ब्लैक बोर्ड पे, एकदम क्लियर है। बोलिए ये चीज हो गया, इसको सफा कर दें, इसको नोट कर लिया आपने। देखिए ये जो हमने किया ये हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, आधा काम। मतलब देखिए E1 E2 जहां निकला तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा जो आधा काम है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा हम इसका फिगर फिर से बनाते हैं बिंदु P का। देखिए बिंदु P पे जो एक विद्युत क्षेत्र है वो E1 है और जो दूसरा है वो E2 है। अब यहां पे थोड़ा कोण की बात कर लिया जाए। हम अगर यहां पे एक मध्य रेखा खींचे तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बोलिए क्लियर है? तो यहां पे भी थीटा और यहां पे भी थीटा आ गया। अब एक काम हम करेंगे, E1 और E2 का घटक निकाल लेंगे। बोलिए घटक निकाल सकते हैं? इसका घटक थोड़ा इसको और इधर कर देते हैं, ये बहुत ठीक। अब इसका घटक ये क्या हो जाएगा? E2 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। E1 का घटक तोड़ेंगे तो E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा। देखिए घटक तोड़ना आप लोगों को सिखाया जा चुका है, घटक तोड़ना 11th में प्रॉपर्ली सिखाया गया है। साइन और कॉस में इसको हमने तोड़ दिया। अब देखिए घटक तोड़ने से हमारा फायदा क्या हुआ? अब आपके मन में एक चीज आना चाहिए कि सर घटक क्यों तोड़े? देखिए घटक तोड़ने से हुआ क्या, हमारा जो E2 था वो कुछ ऐसा था, E1 कुछ ऐसा था। देखिए ये कुछ ऐसे थे, मतलब दो के दोनों का अगर हम बात करें तो दो के दोनों का जो दिशा एक होती तो अध्यारोपण सिद्धांत लग जाता, जुड़ जाता, दिशा विपरीत होती तो माइनस हो जाता। लेकिन यहां पे जो दिशा है वो एक एंगल पे है। या तो हम वेक्टर का नियम लगाएं
लेकिन जब वेक्टर के नियम के बिना आसानी से हम लोग इसको सीधे सीधे कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने इसको भाइयों घटक में तोड़ दिया। हमने क्या किया, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा। और एक बात और आपको मैं समझाऊंगा, आवेश सेम है तो आवेश सेम होने के कारण E1 बराबर E2 होगा, E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा। और E1 जब E2 के बराबर होगा तो एक चीज ध्यान दीजिए कि E2 sin थीटा बराबर E1 sin थीटा होगा। बोलिए, E2 sin थीटा, अभी मैंने कहा ना कि E1 E2 के बराबर है, बराबर E कर दें, तो जैसे ही हम E करेंगे तो ये सब के सभी एक हो जाएंगे। बोलिए, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2E cos थीटा, E sin थीटा, E sin थीटा। E sin थीटा जो घटक होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसको चाहिए लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 का घटक निकालने पर E2 sin थीटा बराबर E1 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। अब देखिए यहां हुआ क्या, E1 sin थीटा जो था E2 sin थीटा को खत्म कर दिया। उसके बाद हम एक चीज और लिख देंगे, E बराबर E1 बराबर E2, क्योंकि आवेश तो सेम है, बस उनका जो चिन्ह है वो अलग है, तो चिन्ह अलग होने के कारण उनकी दिशा में परिवर्तन आएगा। बोलो, इतनी चीज समझ में आई कि चिन्ह जो परिवर्तित है, बाकी सब कुछ सेम है। जितना आपने देखिए जब E1 निकाला था, कहां लिखे यहां लिखते हैं। जब हमने E1 निकाला था वो कितना आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और E2 कितना आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दो के दोनों हमारे कैसे थे, दो के दोनों हमारे सेम थे, अंतर बस उनके दिशा में था। उनका जो परिणाम है दो के दोनों का सेम है। तो भैया ये घटक और ये घटक तो आपस में खत्म ही हो गए, बच्चा कौन, 2E cos थीटा। तो आगे लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर 2E cos थीटा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो यहां पे इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, तो इसने इसको तो खत्म ही कर दिया, इसने इसको खत्म कर दिया, बचा क्या, केवल 2E cos थीटा। अब E का मान कितना है हमारे में, E का मान देखिए हमने निकाला है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और क्या बच रहा है, बच रहा है cos थीटा। तो cos थीटा जो होता है उसको कहीं इधर आ जाते हैं किनारे। जो हमारा cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, A है, कर्ण क्या है, तो कर्ण का मान अभी हम लोग ने निकाला था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका निकाले थे ना, इसका जब हमने ऐसे त्रिभुज, चलो त्रिभुज बना देते हैं फिर से, यही चीज तो है, ये A हो गया, ये R हो गया, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा का मान क्या आ गया,
ए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और इसको प्रॉपर्ली कैसे लिख सकते हैं? के को इधर लेते आए, 2QA, ये इसको और प्रॉपर्ली कैसे लिखेंगे? 2AQ, इसको हम लोग P भी बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? देखिए ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर पावर में 3/2। के को हम क्या लिख सकते हैं? के को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम पी कर दें, इस पूरे को हम कितना कर दें? इस पूरे को हमने पी कर दिया, 4πε0, और ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। बोलो जल्दी से नोट कर लो। बोलो हो गया? तो देखिए इसको करने के पहले एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने किया क्या। हमने सबसे पहले निरक्षीय रेखा पे एक बिंदु लिया P। जो बिंदु P है वो बिंदु O से कितनी दूरी पे था? R दूरी पे था। ठीक है, हमने फिर उसके बाद क्या किया? एक अक्षीय रेखा, देखिए अक्ष है ना, इसका अक्ष अगर इसको जोड़ेंगे तो ये जो रेखा जो मिली हमको, इसको अक्षीय रेखा बोलेंगे। तो जब हमने इसको जोड़ा तो यहाँ पे इस पे जो विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है वो इसकी तरफ कर रहा है और इस पे जो है इसके विपरीत कर रहा है। अब दो के दोनों जो विद्युत क्षेत्र हमको मिले, जैसे ये मिला, थोड़ा गाढ़ा इसको कर देते हैं और इसको कर देते हैं, तो ये दो के दोनों जो हमको विद्युत क्षेत्र मिले, दो के दोनों एक दूसरे से अलग दिशा में है। आध्यारोपण सिद्धांत लगाना है तो हमने इसको क्या किया? इसको घटक के माध्यम से हमने इसको तोड़ दिया। जब घटक के माध्यम से तोड़ा तो जो लंबवत वाला हमारा घटक था दो के दोनों का, वो आपस में कैंसिल हो गया। केवल बचा यहां पे ये वाला घटक 2e cos थीटा। हमने 2e cos थीटा को लेके यहां पे परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। जब परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया हमने तो हमको मिला K2AQ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। और आप भी जानते हैं K को हम लोग क्या लिख सकते हैं? K को हम लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं। और P क्या होता है? P जो होता है 2AQ होता है। और हमारा यहां पे जो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र था, ये हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखिए यहां पे कुछ केसेस बन सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हो गया? इरेज कर दें। तो जो हमें यहां पे E मिला भैया वो है P 4πε0 R स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। अब हम एक केस मानते हैं जब ये जो दूरी है A के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो, R जो हो वो A से बहुत बड़ा हो, R जो हो A से बहुत बड़ा हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हुआ क्या? जब R जो है A से बहुत बड़ा होगा तो A का जो छोटा सामान है उसको रखना ना रखना बराबर हो जाएगा। जब रखना ना रखना बराबर हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा? 2 गुणे 3/2। 2 ने 2 को काट दिया, क्या बचा? P 4πε0 RQ। बोले क्लियर है? ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस निकालें, जब हमारा जो द्विध्रुव है वो बहुत पास स्थित हो,
बहुत पास स्थित हो मीन्स तब भी दो, उस केस में भी क्या होगा, हमारा ए जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा, ए बहुत छोटा हो जाएगा, तो तब भी हम उसको इसी तरह से लिख सकते हैं। बोले क्लियर है? देखिए अब हम लोग अपने अगले लेक्चर की बात आज ही कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है गॉस का प्रमेय, और जैसे ही हम लोग गॉस के प्रमेय पे पहुंच रहे हैं, इट मींस दैट कि हम लोग अपने इस चैप्टर के एंडिंग की तरफ धीमे धीमे क्या होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं। तो हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ने के पहले कल हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। पहला होगा क्षेत्र वेक्टर और दूसरा होगा विद्युत फ्लक्स। मतलब हमको दो चीजें, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्षेत्र वेक्टर और विद्युत फ्लक्स के बारे में हमको पढ़ाई करनी है। नोट्स मेंटेन करते चलिए, चैप्टर अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लेक्चर में हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो निरूपण है या जितना चीज खत्म हो जाएगा, फिर जो चीज बचेगा वो न्यूमेरिकल के लिए बचेगा।